को गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। क्लियर आ रही है ना? यस मैम। चलो गुड मॉर्निंग। चलो अब अपनी आगे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि तक कंप्लीट करवा दिया था और उत्प्रेरण परिघटना आपकी कंप्लीट भी हो गई थी। आज अपन अगली परिघटना पढ़ने जा रहे हैं, कोलाइड। कोलाइड देखो, आपने दो परिघटना पढ़ ली है, अधिशोषण और उत्प्रेरण। अब तीसरी परिघटना पढ़ने जा रहे हो इस लेसन की, कोलाइड। और लेसन की परिभाषा भी आपने यही की थी, ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली परिघटनाओं को ही क्या कहा जाता है? पृष्ठीय रसायन। जिसमें आपने 5-6 परिघटनाओं के नाम लिखे थे, जिसमें तीसरी परिघटना चल रही है कोलाइड। अब इसके बारे में सुनो। कोलाइड, हाँ गुड मॉर्निंग जय श्री श्याम। अब देखो, कोलाइड पदार्थ नहीं होता है, यह पदार्थ की अवस्था होती है। जो कोलाइड होता है वह पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ की क्या होती है? अवस्था, जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। किसके आकार पे निर्भर करेगी? कणों के आकार पर। तो कोलाइड पदार्थ नहीं होता, एक पदार्थ की अवस्था होती है जो किस पे निर्भर करती है? कणों के आकार पर। इसको क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस कोलाइड में जो कणों पे निर्भर कर रहा है, इन कणों के आकार के आधार पर विलयन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। पहला विलयन है वास्तविक विलयन। पहला विलयन कौन सा होता है? वास्तविक विलयन। तीनों को लिख के मैं समझा रही हूँ ताकि फिर दोबारा रिपीट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरा विलयन है कोलाइडी विलयन। विलयन को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला वास्तविक विलयन है, दूसरा कोलाइडी विलयन है और तीसरा है निलंबन विलयन। निलंबन विलयन। तो विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। कल कोलाइडी विलयन का एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि में नाम भी आया था कि एंजाइमों का कोलाइडी विलयन ही किसका कार्य कर रहा था? उत्प्रेरक का। इन कोलाइडी विलयन के कणों की सतह पर क्या थी? केविटी या गुहाएं, जिसमें सक्रिय समूह उपस्थित थे। और सक्रिय समूह मैंने कौन कौन से बताए थे? जैसे NH2 है,
COOH है, SH है, OH है, जो आपने कल पढ़ लिया था। आज अपन वही कोलाइडी विलयन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ताकि तुम एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि पढ़ो, तब दिमाग में ये नहीं आए कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। सबसे पहले अपन वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक विलयन में देखो, इस विलयन में विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। विल्ले के कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है, या कैसा मिश्रण होता है, समांगी, या इसकी प्रकृति कैसी होती है, समांगी होती है। वास्तविक विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। एक ही प्रावस्था का मतलब है इन विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण यह विलयन फिल्टर पत्थर व अर्धपारगम्य झिल्ली में से छन जाते हैं। मैंने आपको अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ाई थी, तब बताया था यह वह झिल्ली होती है जो रंध्रों वाली होती है या सूक्ष्म रंध्री होती है, नेटवर्क वाली और सीट के समान संरचना होती है, जिसे विल्ले के कण तो गुजर सकते हैं लेकिन विलायक के कण नहीं गुजर सकते। ओके बच्चों, वहां पे मैंने आपको अर्धपारगम्य झिल्ली बताई थी। तो यह विलयन, इस विलयन या वास्तविक विलयन में विल्ले के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि यह विलयन फिल्टर पत्थर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों में से क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं। एक ही प्रावस्था का मतलब ये था, ठीक है। तो फिल्टर पत्थर व अर्धपारगम्य झिल्ली से वास्तविक विलयन क्या हो जाता है, छन जाता है। कणों का आकार इतना छोटा होने के कारण इस विलयन को सूक्ष्मदर्शी से देखने में भी कठिनाई होती है। अतः आप ये से कह सकते हो कि इस विलयन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जाता है। जैसे NaCl का जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन है। इसके अलावा आप यूरिया का विलयन ले सकते हो। यूरिया का विलयन, ये कैसा विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन। तो विल्ले के कणों के आधार पर विलयन के मैंने 3 प्रकार पढ़ाए, जिसमें से आप वास्तविक विलयन पढ़ रहे हो कि इस विलयन में विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। इनकी प्रकृति समांगी होती है या ये समांगी मिश्रण होते हैं, एक ही प्रावस्था होती है। यह विलयन फिल्टर पत्थर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों में से छन जाते हैं। विल्ले के कणों का आकार इतना छोटा होने के कारण इनको सूक्ष्मदर्शी से भी कठिनाई से देखा जाता है, अर्थात सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जाता है। जैसे NaCl का जलीय विलयन या यूरिया का विलयन किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक विलयन के अंतर्गत। अब देखो दूसरा विलयन आपका आता है कोलाइडी विलयन। इसमें देखो, इस विलयन में विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से तो अधिक होता है, परंतु 1000 नैनोमीटर से कम होता है। यानी तुम ऐसे कह सकते हो, इस विलयन में विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। या ऐसे बोल सकते हो, विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से तो अधिक और 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। यह विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का, विषमांगी प्रकृति का।
इस विलयन में दो प्रावस्था होती है। दो प्रावस्था होने का मतलब है यह विलयन फिल्टर पत्थर से तो छन जाते हैं परंतु अर्ध पारगम्य झिल्ली से नहीं छनते हैं। फिल्टर पत्थर से तो निकल जाते हैं लेकिन किससे नहीं निकलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली से नहीं छनते हैं। यहाँ पे दोनों ही छन रहे थे इसलिए मैंने एक ही प्रावस्था बताई। यहाँ विषमांगी है, कितनी प्रावस्था? दो, यानी विलयन फिल्टर पत्थर से तो फिल्टर हो जाता है, छन जाता है, लेकिन किससे नहीं छनता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। विलय के कणों का आकार यह होने के कारण यानी 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम होने के कारण इस विलयन को आप सूक्ष्मदर्शी से तो देख सकते हो परंतु नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। कोलाइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है और किसे नहीं देखा जाता? नग्न आंखों से। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? कोलाइडी विलयन के अंतर्गत, स्टार्च और जिलेटिन। अब देखो तीसरा आता है निलंबन विलयन। इस विलयन में विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। 1000 नैनोमीटर से क्या होता है? अधिक। यह विलयन भी विषमांगी प्रकृति का होता है। विलय के कणों का आकार इतना बड़ा होने के कारण यह विलयन फिल्टर पत्थर व अर्ध पारगम्य झिल्ली दोनों से ही नहीं छनते हैं। निलंबन विलयन को नग्न आंखों से भी देखा जाता है। निलंबन विलयन को किससे देख सकते हो? नग्न आंखों से। भाई नग्न आंखों से देख रहे हो तो सूक्ष्मदर्शी से तो दिखेगा ही दिखेगा, तो इस विलयन को नग्न आंखों से भी आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। जैसे जल में बालू मिला देने पर इस प्रकार का विलयन प्राप्त होता है। जल में क्या मिला दोगे? बालू, तो किस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा? निलंबन विलयन। ये आपका क्या है? कोलाइड। तो कोलाइड पदार्थ नहीं, पदार्थ की अवस्था होती है जो विलय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। विलय के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है वास्तविक विलयन। इस विलयन में विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। यह विलयन समांगी प्रकृति का होता है। इसमें एक ही प्रावस्था होती है। यह विलयन फिल्टर पत्थर व अर्ध पारगम्य झिल्ली दोनों से छन जाते हैं। यह विलयन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जाता है या बहुत ही कठिनाई से देखा जाता है। जैसे NaCl का जलीय विलयन, यूरिया का विलयन किसके अंतर्गत आते हैं? वास्तविक विलयन के अंतर्गत। दूसरा है कोलाइडी विलयन। इस विलयन में विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक, 1000 नैनोमीटर से कम होता है। यह विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है। 2 प्रावस्था होती है यानी विलयन फिल्टर पत्थर से तो छनित हो जाता है परंतु अर्ध पारगम्य झिल्ली से नहीं छाना जाता है। इस विलयन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है परंतु नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। जैसे स्टार्च व जिलेटिन का विलयन किसके अंतर्गत आता है? कोलाइडी विलयन के अंतर्गत। इसी प्रकार निलंबन विलयन है। इसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है।
यह भी विषमांगी प्रकृति के होते हैं। यह फिल्टर पत्थर और अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से ही नहीं छनते हैं। इस विलयन को नग्न आंखों से भी देखा जाता है, जैसे जल में बालू मिला देने पर इस प्रकार का विलयन प्राप्त होता है। ये है 3 विलयन, वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन। आप चाहो तो देखो तीनों ऐसे लिखे हुए हैं कि तुम्हें कोई अंतर भी पूछ ले तो आराम से बता सकते हो, तुलना पूछ ले इनकी तो आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को कोलाइडी और वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? आज कम बच्चे पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं? कम से कम 10-15 बच्चे कम है। क्या बात हुई, क्लास नहीं चल रही या फिर ले नहीं रहे? नेट की प्रॉब्लम आ रही है? निर्मल दरिया, निर्मल दरिया तेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम चलती है? ऐसी नहीं चल रहा। आज बच्चे तो कम है, 53 बच्चे ही ऐड हुए हैं, नहीं तो 75 बच्चे क्लास लेते हो। नेट की प्रॉब्लम कैसे चल रही है आज? मेरे पास भी आ रही है, इंटरनेट कनेक्टिंग नहीं हुआ। ठीक है, सबकी नहीं चल रही? निर्मल दरिया ऐसे तो नहीं हो सकता, चल रही है सबकी। देख 53 बच्चे तो आ रहे हैं क्लास में। हाँ मुझे भी पता है कि आज कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है तभी क्लास नहीं ले रहे, नहीं तो 75 से कभी कम ही नहीं हुए मेरी क्लास में बच्चे। चलो अब मैं आगे चलती हूँ। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी प्रावस्था। बिल्कुल कोलाइडी विलयन ही है, कोलाइडी विलयन ही है बिल्कुल। तो देखो कोलाइडी अवस्था या अवस्था की जगह तुम प्रावस्था भी लिख सकते हो। अवस्था की जगह क्या लिख सकते हो? प्रावस्था। ठीक है बच्चों, तो कोलाइडी अवस्था या प्रावस्था एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। जो विलियन कोलाइडी था वही अवस्था है। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा बताना है इसलिए दोबारा से इस टॉपिक को लेके चल रही हूँ। कोलाइडी अवस्था या प्रावस्था, कोलाइडी एक पदार्थ नहीं अवस्था होती है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? कोलाइडी अवस्था, जो विल्ले के कणों के आकार पर निर्भर करती है। इसमें विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, या 1 नैनोमीटर से तो अधिक और 1000 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। वो की वही बात है, कोलाइडी विलयन वाली बात है। यह अवस्था विषमांगी प्रकृति की होती है। विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होने के कारण यह विलायक में परिक्षिप्त होता है। अभी मैं बताऊंगी कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण क्या होता है। विलायक में क्या होता है? परिक्षिप्त होता है। इस अवस्था में जो विलायक होता है उसको तो परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। अभी इनके बारे में डिटेल से भी बताऊंगी, एक बार शॉर्ट में सुनो। विलायक को तो क्या कहा जाता है? परिक्षेपण माध्यम। और जो विल्ले पदार्थ के कण होते हैं उनको परिक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है? परिक्षिप्त अवस्था। कोलाइडी अवस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होती है परिक्षेपण प्रावस्था। एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और दूसरी होती है परिक्षेपण प्रावस्था।
परिक्षेपण प्रावस्था। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, फिर आगे वाले टॉपिक में मैं केवल परिक्षिप्त और परिक्षेपण नाम ही बोलूंगी। कोलाइडी अवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था। प्रावस्था की जगह क्या लिख सकते हो? अवस्था। देखो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? कोलाइडी तंत्र में विलयशील पदार्थों के कणों को या विलयशील पदार्थ के कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। वो की वही बात आ गई, विलय पदार्थ तो परिक्षिप्त और विलायक क्या? परिक्षेपण। तो कोलाइडी तंत्र में विलयशील पदार्थ के कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। यह प्रावस्था असतत होती है। कैसी होती है? असतत। अतः इसे असतत प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या कहा जाता है? असतत प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को कोलाइडी कण कहा जाता है। इसके कणों को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कण। ठीक है बच्चों, तो विलयशील पदार्थ के कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। यह प्रावस्था असतत होती है, अतः इसे असतत या आंतरिक प्रावस्था भी कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को कोलाइडी कण भी कहते हैं। दूसरी है परिक्षेपण प्रावस्था। यह वह प्रावस्था होती है जो परिक्षेपण के लिए माध्यम प्रदान करती है। परिक्षेपण का मतलब विलायक के लिए। किसके लिए? विलायक के लिए। परिक्षेपण के लिए माध्यम प्रदान करती है। यह प्रावस्था सतत होती है, अतः इसे सतत प्रावस्था या बाह्य प्रावस्था कहा जाता है। परिक्षिप्त को तो असतत या आंतरिक और परिक्षेपण को सतत या बाह्य। यह प्रावस्था विलायक की होती है। किसकी होती है? विलायक की। तो कहने का मतलब है आपको शॉर्ट तरीके से याद करना है। परिक्षिप्त आते ही आप समझ जाना ये तो विलय है, और परिक्षेपण आते ही आप समझ जाओगे ये तो क्या है? विलायक है। तो कोलाइडी अवस्था को कितने भागों में विभाजित किया? दो में, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था। प्रावस्था की जगह तुम परिक्षेपण माध्यम भी लिख सकते हो। अब देखो, एक आता है सोल। ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन। ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? सोल कहलाता है। ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन सोल कहलाता है। विलायक या परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, विलायक या परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर सोल निम्न प्रकार का होता है। ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव्य हो तो उसको क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। विलायक तथा परिक्षेपण माध्यम, विलायक या परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर सोल निम्न प्रकार का होता है। पहला है हाइड्रोसोल। एक होता है हाइड्रोसोल, एक होता है बेंजोसोल और एक होता है
एल्कोसोल और एक होता है एरोसोल। बेंजोसोल, एल्कोसोल और एक क्या होता है एरोसोल। ये सोल के प्रकार है। हाइड्रोसोल उसे कहा जाता है जिसमें परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम सब एक ही चीज है। विलायक, परिक्षेपण, वितरण। परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम जब जल होता है तो उसे क्या कहा जाता है हाइड्रोसोल। जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम बेंजीन होता है तो उसे बेंजोसोल कहा जाता है। जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम एल्कोहल होता है तो उसे एल्कोसोल कहा जाता है। जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम वायु या अन्य गैस होती है तो उसे क्या कहा जाता है एरोसोल। ये होती है कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी प्रावस्था। तो कोलाइडी पदार्थ नहीं, एक अवस्था होती है जो विल्ले के कणों के आकार पर निर्भर करती है। इस अवस्था में विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक 1000 नैनोमीटर से कम होता है, अर्थात विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। यह अवस्था विषमांगी प्रकृति की होती है। विल्ले के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होने के कारण यह अवस्था विलायक में परिक्षिप्त हो जाती है। इस अवस्था में विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है और विल्ले पदार्थ के कणों को परिक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। ठीक है। कोलाइडी अवस्था 2 प्रकार से डिवाइडेड की गई है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था वह कोलाइडी तंत्र जिसमें विल्ले पदार्थ के कणों को क्या कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। यह प्रावस्था असतत होती है, अतः इसे असतत या आंतरिक प्रावस्था भी कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को कोलाइडी कण भी कहते हैं। दूसरी है परिक्षेपण प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम। यह वह प्रावस्था होती है जो परिक्षेपण के लिए माध्यम प्रदान करती है विलायक के लिए। यह अवस्था सतत होती है, अतः इसे सतत प्रावस्था या बाह्य प्रावस्था कहा जाता है। यह प्रावस्था विलायक की होती है, यानी विलायक को ही क्या कहा जाता है परिक्षेपण प्रावस्था। विलायक या परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर सोल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयनी क्या कहलाता है सोल, अर्थात जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो वो क्या कहलाता है सोल कहलाता है। सोल का पहला प्रकार है हाइड्रोसोल। जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम जल होता है तो वो क्या कहलाता है हाइड्रोसोल। जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम बेंजीन होती है तो उसे बेंजोसोल कहते हैं। जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम एल्कोहल होता है तो उसे एल्कोसोल कहते हैं। जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम वायु या अन्य गैस होती है तो उसे एरोसोल कहा जाता है। ओके बच्चों,
किसी बच्चे को कोलाइडी अवस्था में कोई प्रॉब्लम आई क्या? आई क्या प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कोलाइडी अवस्था, उसका वर्गीकरण, सोल और सोल के वर्गीकरण में कोई प्रॉब्लम आई क्या? आगे चलो, बोलो फटाफट। नो मैम, किसी को नहीं आई, अनु चौधरी कह रही है। और बच्चे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। नो मैम, चलो। मेरी क्लास तो अब कनेक्ट हुई है। मधु चौधरी, क्या हो गया था तेरी क्लास को? है मधु, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। देख, कोलाइडी, कोलाइडी अवस्था, 3 तो विलियन के प्रकार ही बता दिए मैंने। मैम कनेक्ट नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी कनेक्ट? नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी क्या? चलो, परिक्षिप्त प्रावस्था वापस बता दूं? हाँ विजय कुमार, जरूर। देखो, विल्ले पदार्थ, यानी यह विल्ले की अवस्था होती है, ठीक है। विल्ले पदार्थ के कणों को ही परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। यह असतत होती है, इसलिए इसको असतत या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। और इसके जो कण होते हैं ना, उसी कणों को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कण। ठीक है विजय कुमावत। अब आगे चलो, चलो अब देखो, हाँ आगे चल रही हूँ। सोल की डेफिनेशन करती का, ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन ही सोल कहलाता है। ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन ही सोल कहलाता है। ठीक है कृतिका? चलो, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडियों का वर्गीकरण या कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। चलो आगे पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडियों का वर्गीकरण, या तुम इस टॉपिक को ऐसे भी लिख सकते हो, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर अपन कोलाइडी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर। परिक्षेपण
माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और तीसरा वर्गीकरण है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। कणों के प्रकार के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो कोलाइडियों का वर्गीकरण या कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला वर्गीकरण है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। तीसरा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं, जिसका अध्ययन अपन कल करेंगे। आज आपकी क्लास का टाइमिंग हो चुका है। कल सभी बच्चों का पेपर सही गया क्या? विजय कुमार कह रहा है हाँ। हाँ विजय कुमार, कल एक मैसेज भी किया था ना कि वो ऐड करना है, बड़े भाई के फोन में ले रहा था तू क्लास, ऐसी क्या दिक्कत थी? है विजय कुमार? ठीक है बच्चों, अपनी क्लास एंडिंग होने जा रही है। कल नेक्स्ट क्लास में ये तीनों वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन।